बच्चों, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 11 पार्ट 3 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। पीछे वीडियो में इनके विभिन्न बिंदुओं पर बातें हुई हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग अवध में विद्रोह के अंतर्गत ताल्लुकदारों के बारे में जानेंगे। कि ताल्लुकदारों पे क्या फर्क पड़ा, नवाब के प्रति निष्ठा और विद्रोह का अधिक देर तक चलना, सिपाहियों का ग्रामीण जगत से किस तरह संबंध था, विद्रोही क्या चाहते थे, एकता की कल्पना का आह्वान इस विद्रोह के माध्यम से, और उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। आज इन्हीं बिंदु पे बात करेंगे। इससे पहले अवध में विद्रोह के अंतर्गत अवध के नवाब वाजिद अली शाह का निर्वासन तक बात हुई थी। कि किस तरह से उनको अपमानित करके कलकत्ता भेजा गया और किस तरह से उनको अपदस्थ किया गया। अवध पर नियंत्रण से, नवाबों के अपमान से किस तरह से आम जनता प्रभावित थी, इसकी चर्चा मैंने की है। कि किस तरह से आम जनता को लगा कि उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक उत्पीड़न, दमन, अपमान किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस समय जो ताल्लुकदार, जो नवाबों के अधीन जो ताल्लुकदार थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, जो नवाबों के अधीन थे, उनकी स्थिति में के बारे में चर्चा करेंगे कि नवाबी जाने के बाद इन तक ताल्लुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन ताल्लुकदारों को क्या कठिनाई उठानी पड़ी, किस तरह से उसको भी सीमित और अपमानित किया गया अंग्रेजों द्वारा, उसको जानने की जरूरत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं आगे बढ़ने से कि मैं जो ये बातें कर रहा हूं एकदम आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कर रहा हूं, पेज बाय पेज उसी क्रम में मैं बढ़ रहा हूं। आप अगर एनसीईआरटी किताब को पढ़ेंगे तो विषय वस्तु स्पष्ट आपको समझ में आ जाएंगी, सारे घटनाक्रम, और जो प्रश्न पूछा जाएगा
उसको आप अच्छे स्थिति से में करने की स्थिति में होंगे। अब हम तल्लुकदार की बात कर रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाइए। अवध में विभिन्न प्रकार के पीराओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। कहने का अर्थ ये थे, जो अंग्रेजों का दमन हो रहा था तो ये सब आपस में एक जगह जुड़ रहे थे, ये सब जुड़ रहे थे। और सब पे जो अत्याचार करने वाले कौन थे? ये अंग्रेज थे। अंग्रेजों के इससे ये सब अंग्रेजों ने जो इनको कष्ट पहुंचाया तो इन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। फिरंगी राज का मतलब होता है गोरा शासन, अंग्रेजों का शासन। आने को एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखा गया। अंग्रेजों के शासन का मतलब है कि एक युग की समाप्ति। सब मानते थे, आम जनता मानती थी, ताल्लुकदार मानते थे, सिपाही मानते थे, राजकुमार मानते थे। इनका मानना था कि एक युग का अंत हो गया। इन्हें गुलामी की जिंदगी अब जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया, स्कूल कॉलेजों में पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को पढ़ाया जाने लगा था, समझाया जाने लगा था, उसका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। यहाँ के प्रतीकों को, चिन्हों को अपमानित किया जाता था। अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब की गद्दी नहीं छीनी। अवध का जो अधिग्रहण हुआ, इससे नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी, बल्कि इससे ताल्लुकदार जो इलाके के थे उसे भी लाचार कर दिया गया। ताल्लुकदारों के पास, जो मैंने पहले भी बताया कि इनके पास ये जागीर के मालिक थे, बड़े बड़े जमींदार थे, इनके पास अपनी अपने किले थे, सैनिक होती थी, इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ी होती थी, इनके किले होते थे, हथियार बंद ये सिपाही होते थे इनके। ये नवाबों के अधीन बहुत शक्तिशाली होते थे। और ये जो ताल्लुकदार थे, नवाबों की संप्रभुता को स्वीकार करने के बाद इनको कुछ टैक्स देना पड़ता था, राजस्व नवाब को देना पड़ता था। फिर इनकी अपनी स्वायत्तता होती थी, अपनी सेनाएं होती थी, अपना फौज होता था, अपना प्रशासन होता था। अगर नवाब की स्वायत्तता, संप्रभुता इन्होंने स्वीकार कर ली तो नवाब को एक निश्चित रकम नवाब के पास जाती थी। उसके बाद ये ताल्लुकदार स्वतंत्र होते थे। इन जो ताल्लुकदार थे, इनके पास 2000 तक पैदल सेना होती थी। छोटे होते थे उसके पास 200 सिपाही होते थे, टुकड़ी होती थी। ये कर राजस्व वसूलने में काम करते थे, छोटे छोटे किसानों से टैक्स वसूल कर लाया। कहीं कोई विद्रोह हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उस पर नियंत्रण करते थे। ताल्लुकदारों की सत्ता को, ये अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नवाब को तो पहले ही इन्होंने समाप्त कर दिया था, उनको भेज दिया था। नवाब की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अब ये ताल्लुकदारों को भी इन्होंने नियंत्रण कर इनके पास जो सेनाएं थी उसे बंद, यानी उसको भंग कर दिया। यानी कोई भी नवाब कोई भी सेना नहीं रख सकता। उसकी सारी शक्ति ताल्लुकदारों की समाप्त कर दी। उसके जो दुर्ग, दुर्ग होता है किला, दुर्ग का मतलब किला, किले जो होते थे उसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनकी सारी शक्ति छीन ली गई। इस कदम से
ये नवाब लोग बुरी तरह, जो ताल्लुकदार लोग थे, ये बुरी तरह प्रभावित थे। ब्रिटिश का मानना था, भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदार को हटाकर जमीन असली मालिकों को के हाथ में सौंप देंगे, इन किसानों के शोषण में भी कमी आएगी और राजस्व की वसूली भी होगी। इनका मानना था कि ये ताल्लुकदार किसानों से टैक्स वसूल कर ये नवाबों को देते थे। अब ये अंग्रेज मानते थे कि इन ताल्लुकदारों को हटा देंगे और ये जमीन है किसानों को दे देंगे, या किसानों से डायरेक्ट हम टैक्स लेंगे। इससे होगा कि जो ये ताल्लुकदार जो अंग्रेज किसानों का शोषण करते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा, और ये किसान अंग्रेज शासन से खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ताल्लुकदार इन पे जोर जबरदस्ती इन किसानों पे शोषण करते थे। लेकिन वस्तु स्थिति ये थी, जो मैंने पहले भी बताया, कि अंग्रेजों को लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, नहीं देखना चाह रहे थे। वस्तु स्थिति ऐसा नहीं था। भू राजस्व की वसूली में बढ़ोतरी हुई, लेकिन किसानों ने के बोझ में कोई कमी नहीं आई। किसानों पर जो बोझ था राजस्व का, उसमें कोई कमी नहीं आई। किसान खुश नहीं थे, बल्कि ये किसान ताल्लुकदार को भी लाचार कर दिया था। ताल्लुकदार की जागीर है, उसके किले बखर चुके थे। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, अपने किले होते थे, और ये मैंने पहले ही बता दिया। उनकी सत्ता समाप्त हो चुकी थी। अब अधिकारी समझ गए कि बहुत अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। जो राजस्व का निर्धारण था, ये 30% से, यानी 30% से 70% तक बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। इससे न तो ताल्लुकदार को फायदा था, न किसानों को कोई फायदा हो रहा था। यानी राजस्व की वसूली बहुत ज्यादा निर्धारित की गई थी। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने के बाद नतीजा यह हुआ कि सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेज से पहले किसानों का शोषण ये ताल्लुकदार करते थे, लेकिन ये ताल्लुकदार जो थे, ये समय पड़ने पे किसानों की मदद करते थे। ये किसानों की ये मदद करते थे, बुरे वक्त में इसकी सहायता करते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन के आने के बाद ये मनमाना टैक्स वसूला जाने लगा। जो ताल्लुकदारों और जमींदारों किसानों के बीच में जो एक संबंध था, वो समाप्त हो गया। ये जो ताल्लुकदार थे, बुरे समय में इन किसानों को मदद भी करते थे, जरूरत पड़ने पे पैसा देना, आर्थिक सहायता करना। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद किसानों के साथ ये ऑप्शन खत्म हो गया। जिसमें किसान बुरी तरह पीसने लगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बुरे वक्त में फसल खराब हो जाने पर अंग्रेज सरकार द्वारा रियायत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई सहायता इनको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, त्योहार और अन्य कोई विषम परिस्थितियों में इन्हें कुछ सहायता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सारी सहायता इनको ताल्लुकदारों से मिल जाया करती थी। फसल खराब होने पर, त्योहारों पर,
या अन्य किसी विषम परिस्थितियों में ये ताल्लुकदार किसानों की मदद करते थे। लेकिन अंग्रेजों के अधीन आने के बाद ये सारी मदद समाप्त हो गई, इसलिए किसान इस व्यवस्था से खुश नहीं थे, अंग्रेजों के दमन से परेशान थे। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने के बाद नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। इसके बारे में मैंने बताया ही। अवध के किसानों और ताल्लुकदारों में ब्रिटिश शासन के प्रति एक गुस्सा था, जो 1857 के विद्रोह में देखने को मिला। जो अवध पे अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, नवाबों को हटाया गया, ताल्लुकदारों को बेदखल किया गया, किसानों के साथ जो उसका व्यवहार था, ये सारा गुस्सा ये 1857 के विद्रोह में देखने को मिला। और नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह आंदोलन लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ फूट पड़ा। इन्हीं सब कारणों से यह आंदोलन बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र हो चुका था। अब सिपाहियों में जो असंतोष था उसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि सिपाहियों को क्या दिक्कत थी। दशकों से सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था, इसको छुट्टी नहीं दी जाती थी। और 1857 आते आते सिपाहियों के बीच और अफसरों के बीच बहुत ज्यादा संबंध खराब हो चुके थे। लेकिन 1830 के आसपास में ऐसा नहीं था। सिपाही भारतीय होते थे, ऑफिसर अंग्रेज होते थे, दोनों के बीच में बड़े दोस्ताने संबंध थे, दोनों मौज मस्ती किया करते थे, हंसी मजाक करते थे, दोनों के अच्छे संबंध हुआ करते थे 1830 के दशक में। दोनों एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, यानी खाली समय में ये लोग कुश्ती खेला करते थे, तलवारबाजी किया करते थे, शिकार पे जाते थे। और अंग्रेज अधिकारी हिंदुस्तानी यानी यहाँ की भाषा हिंदी उर्दू बोलते थे, यहाँ के रीति रिवाजों से वाकिफ हुआ करते थे। लेकिन 1840 के आसपास में अंग्रेजों और भारतीय सिपाहियों में दूरी बढ़ने लगी। अंग्रेज अधिकारी अपने आप को सुपीरियर, श्रेष्ठ समझने लगे और भारतीय सिपाही को वो निम्न समझने लगे। ये जो संबंध था ये दोनों में देखने को मिला, जिसके कारण भारतीय सिपाहियों में अंग्रेज अधिकारियों के प्रति सम्मान की कमी और अन्य प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। और ये चीजें क्या होता था कि उनके व्यवहार में दिखने लगा। ये गाली गलौज और शारीरिक हिंसा की बात सामान्य बात हो गई। ये भारतीय सिपाहियों को गालियां देते थे, अपमानित करते थे, शारीरिक दंड देते थे। सिपाहियों और अधिकारियों के बीच में गैप, फासला पैदा हो गया, संदेह बढ़ गया, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे। और उत्तर भारत में जो सिपाहियों और ग्रामीण जगत से इनके गहरे संबंध थे। बंगाल में जो आर्मी थी वहां अवध के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के
सिपाहियों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिनका संबंध गांव से था। वो किसान थे, वो सरकार की नीतियों से उसका परिवार प्रभावित होता था। और इनकी संख्या बंगाल आर्मी में, जो अंग्रेजों की आर्मी थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या थी। उसमें थे कौन लोग? उसमें ऊंची जाति के ब्राह्मण भी थे। और अवध को, ये पेपरों में आ सकता है, ये आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। मैंने पहले भी बताया कि अवध से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या बंगाल आर्मी में थी। ये सिपाही यहीं के रहने वाले थे। इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसके परिवार वालों को मालूम होता था, तो उसका प्रभाव गांव में भी पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप अब ये सिपाही में इतना आक्रोश था कि ये अधिकारियों की बात की अवहेलना करने लगे, उसके खिलाफ हथियार उठाने लगे। और आपने फिल्म देखा होगा मंगल पांडे। यही कारण है कि मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, अपने ऑफिसरों पर हमला कर देता है। तो ये अविश्वास बढ़ता चला गया। 1857 आते आते वो युग उग्र रूप धारण कर लिया। और यही सब कारण था कि 1857 का विद्रोह उत्तर भारत के सभी वर्गों तक फैल गई। सिपाही, आम जनता, ताल्लुकदार, जमींदार, नवाब, सब इस आंदोलन से प्रभावित थे। अब अगला टॉपिक है, सवाल भी आ सकता है कि विद्रोही क्या चाहते थे। विद्रोह तो कर दिया गया, अंग्रेजों के खिलाफ तो उठ खड़े हुए, अंग्रेजों पर हमला शुरू हो गया, कुछ जगहों पे नेतृत्व भी मिलने लगा। लेकिन ये चाहते क्या थे? ये विद्रोही क्या चाहते थे? इसके बारे में देखिए। अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। अंग्रेज पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि हमारी नौकरी पे पलने वाला, ये हमारे खिलाफ हथियार उठा रहा है। कुछ विद्रोहियों को इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका भी मिला कि आप चाहते क्या हो, आप क्यों बंदूक उठाए। लेकिन ज्यादातर सिपाही आम लोग थे, ये पढ़े लिखे थे नहीं, ये अपनी बातों को रख नहीं पाए। इस प्रकार अपने विचारों को प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए कुछ घोषणाएं थी। इश्तिहारों के माध्यम से ये हमारे पास कुछ ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है। कुछ इश्तिहार वगैरह थे जिससे ये बातें फैला रहे थे। जिनके आधार पर विद्रोहियों को नजरियों को समझ सके, ऐसा कुछ नहीं था। 1857 के विद्रोह में जो हुआ, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अंग्रेजी दस्तावेज पर ही निर्भर है। जो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं, जो साक्ष्य हैं, जो उस समय के, उसी से पता चलता है कि अंग्रेज ऑफिसरों की क्या सोच थी और विद्रोही क्या
चाहते थे, इसका कोई स्पष्ट पता नहीं चलता। यही कारण है कि यह आंदोलन बहुत आगे नहीं बढ़ सका, आगे की ओर अग्रसर नहीं हो सका और असफल भी माना जाता है। इसकी बहुत सारे कारण हैं, इस पे कभी चर्चा करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से एकता की कल्पना की गई, आह्वान किया गया लोगों को जोड़ने का, क्योंकि अब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि इस आंदोलन में बड़ी एकता है हिंदू मुसलमानों में, और इससे पहले डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपना ली थी। कई ऐसे घटनाक्रम हुए थे कि दो प्रमुख वर्ग हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेज कुछ भूमिका निभा चुके थे। तो इस आंदोलन के माध्यम से एकता का आह्वान किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता का। अब ये क्या, विद्रोह के द्वारा घोषणा की गई कि जाति और धर्म को समाप्त कर एक साथ सभी वर्ग के लोग आए। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों ने की या नवाबों की तरफ से की गई। इनमें हिंदुओं की भावना का ख्याल रखा गया ताकि विद्रोह को युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और एकता का संदेश दूर तक जा सके। जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का फायदा और नुकसान दोनों बराबर था। इश्तिहार में अंग्रेजों से पहले हिंदू मुसलमान और मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया गया। ऐसे ऐसे इश्तिहार लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए जिससे अतीत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो एकता थी उसको लोगों के सामने रखा गया। अंग्रेज के कुछ घटनाक्रम भी लोगों को 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को भड़काने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन अंग्रेजों की यह कोशिश नाकाम हुई थी। इस तरह का भी संदेश लोगों में फैलाया गया ताकि लोगों में एकता बनी रहे और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में आगे बढ़ सके और आंदोलन को एक ताकत, एक गति मिल सके। ऐसी भी कोशिश की गई और इसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। अब उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ ब्रिटिश विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज्य में से संबंधित हर चीज को पूरी तरह से खारिज किया। देशी रियासतों पर कब्जा किए जाने की निंदा की और विद्रोहियों का, इनके नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये विश्वास के लायक नहीं है। ये विश्वास योग्य नहीं है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
लोग इस बात से नाराज थे कि भू राजस्व व्यवस्था लागू करके छोटे छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल करके सारी जमीनें हड़प ली थी। दस्तकार बुनकर को तबाह कर दिया गया था, उसके व्यापार जो विदेशों में व्यापार थे उसे नष्ट किया गया था। भारतीय जीवन शैली को नष्ट किया जा रहा था। जो भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें थीं उस पर आघात किया जाता था और हर तरफ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यताओं का प्रचार प्रसार किया जाता था। ये जो फिरंगियों अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव थे, इसको ये विद्रोही दोबारा बहाल करना चाह रहे थे। अंग्रेज की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार ये नहीं थे। विद्रोहियों में इस बात का डर था कि हिंदू मुसलमान जो दो प्रमुख धर्म थे, इसको अपवित्र कर, इसकी जाति और धर्म को नष्ट कर, ये सबको, ये भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास ये अंग्रेज चाहते हैं। और यही कारण है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि जो अफवाहें होती थी उस पर लोग विश्वास करते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों की मंशा पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लगता था कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचानों को ये मिटाना चाहते हैं और हम लोगों पर ये ईसाई धर्म को थोपना चाहते हैं। लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि लोग इकट्ठे होकर रोजगार के लिए, धर्म के लिए, इज्जत के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ें। क्योंकि इन चीजों को खतरा था। कई दफा विद्रोहियों ने शहर के सम्भ्रांत, जानबूझ के जो सम्भ्रांत धनी लोग थे शहर के, उनको बेइज्जत किया, उनको अपमानित किया। गांव के बही सूदखोरों के जो महाजन होते थे, उनके बही खातों को जलाया, उनके घर को तोड़फोड़ किया। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने जब मेरठ में विद्रोह किया और वहां से लूटपाट मचाते हुए जब दिल्ली में पहुंचे, तो दिल्ली में भी अंग्रेजों के साथ साथ वहां के जो महाजन थे, बड़े बड़े लोग थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उस पर भी हमला किया गया। ये चीजें यहां भी देखी जा रही हैं कि जो महाजन थे, सूदखोर थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उस पे भी लोगों को विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, चमचे हैं और ये हमारा शोषण करते हैं, तो उन पे भी हमला किया गया। ये विद्रोह ही उत्पीड़न के भी खिलाफ थे कि हमारे ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा, उनके महाजनों के द्वारा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि शहर के संभ्रांत लोगों को भी, जो जमींदार थे, जो बड़े व्यापारी थे, जो उस समय सूद ब्याज पर लोगों का शोषण करते थे, जो आम लोगों को लगता था कि ये अंग्रेजों के मददगार हैं, उस पे भी हमला किया गया
और उसे भी इस विद्रोह का शिकार होना पड़ा। इस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे सभी वर्गों तक यह आंदोलन फैल गया। अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे बिंदु पे चर्चा करेंगे। हर बिंदु को समझना है। एनसीईआरटी की बुक में एक बार इसको पढ़िए और जिस तरह से बताया जा रहा है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।